Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are all fine. In literary theory today I will discuss on structuralism. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म असल में होता क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके फादर कौन थे, फिर उन्हें कौन से सिग्निफिकेंट मूव्स अपनाए, पैरोल क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेटा थ्योरी क्या होती है, सिग्निफाइड और सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बेटा सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट करते हैं। बेटा स्ट्रक्चरलिज्म को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि असल में स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए इस दुनिया में हर चीज़ है बेटा, चाहे वो दीवार हो, सोलर सिस्टम हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। इसे समझने के लिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए बेटा हमें ईंटों की ज़रूरत होगी और आप इन ईंटों को एक एक करके स्पेसिफिक बेटा ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे और जब इन ईंटों को अच्छे से एक के ऊपर एक रख कर अरेंज करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी बेटा दीवार का। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म होगा बेटा, क्योंकि ये ईंट छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं इसके ये मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस तरह जो बाकी चीज़ें भी हैं, पोइट्री होगी, लिटरेचर हो गया, लिटरेचर में भी बेटा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऐसे हो गया, नावल हो गया, पोइट्री होगी। पोइट्री में भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं बेटा, वर्ड्स होते हैं, पंक्चुएशन होती है, क्लॉज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ये सब जो है ये यूनिट्स हैं। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ जाती हैं। अगर हम पोइट्री के एक वर्ड को इधर से उधर को कर देंगे बेटा तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर सबको मीनिंगफुल बनाना है तो इन सब को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना होगा, इनकी अच्छी सी लोकेशन करना होगी, तभी ये पोइट्री का नाम ले पाएंगी और पोइट्री का स्ट्रक्चर ले पाएंगी। आप जानते हैं स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म बेटा एक थ्योरी है, ऐसा मेथड है जिसे सोशियोलॉजिस्ट लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग या लिटरेरी थ्योरी लोग, जितने भी तमाम डिफरेंट पीपल होते हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं और इन्हें इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमें सिखा सकें, हमें दिखा सके कि किस तरह से एक कल्चर के पहलूस होते हैं। क्योंकि कल्चर के बाद बेटा काफ़ी ज़्यादा पहलूस होते हैं, काफ़ी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि बेटा एक कल्चर हो गया, कल्चर में बेटा ट्रेडिशनल होगा, एक कल्चर में एक बेटा टीवी हो गया, ये सब कुछ बेटा एक कल्चर के थ्रू हमें इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स बताते हैं बेटा। ये लोग किस तरह एक अंडरलाइन के अंदर बेस करते हैं, ये देखने के लिए हमें स्ट्रक्चरलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर बेटा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ बेटा, इसका माहौल क्या था, हर चीज़ बेटा बिखर गई थी, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन सा था, लोग डर से गए थे। 1950s के निस्फ में बेटा ये उभर कर आता है, ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के तौर पर उभर कर आया। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के तौर पर इसकी शुरुआत हुई बेटा 1950s में। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर स्टडी करता है, वर्क करता है, तो इसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेटा क्लॉड डेविड स्ट्रेस जो है सबसे पहले नामों में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स के वर्क में इस्तेमाल किया गया और फिर बाद में लिटरेरी क्रिटिक्स जैसे रोलैंड बार्थ्स जो हो गए, इन्होंने भी अपनी बुक्स और अपने वर्क्स में इसे इस्तेमाल किया। फिर बेटा धीरे धीरे ये लोग थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर उभरने लगे और 1970s और 1980s में ये फैलने लगा फ्रांस से ब्रिटिश तक बेटा। और स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत बेटा क्लॉड डेविड स्ट्रेस ने किया था, बल्कि इसकी शुरुआत सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर फर्डिनेंड डी सॉसर ने किया था, जिन्हें आज पूरी दुनिया में फादर ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1950 में एक किताब लिखी
अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब बेटा होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज में पूरी डिटेल में स्टडी की जाती है, पूरा वर्क किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बेटा, इसकी फोनोलॉजी आ जाती है, सिंटैक्स आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है जिसे इसका साउंड निकलता है बेटा। तो इस किताब के अंदर फर्डिनेंड डी सॉसर ने हमें ये समझाना चाहते हैं कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। इसके जो छोटे छोटे यूनिट्स के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सारे यूनिट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेटा में होते हैं और इनका ये मानना था कि नाम लिखना काफ़ी नहीं, कि किस तरह ये वर्ड को एक्वायर करता है, यानी एक वर्ड जो है वो हिस्ट्री से जो एवेल्यूएशन होती है इसका क्या मीनिंग बनता है। एंड पे इतना ज़रूरी नहीं, इनका ये मानना था कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किस तरह एक वर्ड, एक पार्टिकुलर वर्ड्स टाइम पीरियड के अंदर इसका क्या मतलब है और वो किस तरह एक पार्ट से एक जनरल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है। तो इस बात को डिटेल में समझने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 बड़े मूव्स लिए बेटा, 3 बड़े मूव्स अपनाए, जिनमें से पहला मूव्स था इन्होंने एक लैंग्वेज को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे पहला था लैंग और दूसरा था पेरोल। अब लैंग क्या होता है बेटा, लैंग जो है बेसिकली एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है जिसमें हर शख्स जो भी लैंग्वेज में सोचता है, जैसे भी वो ग्रामेटिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में और जिससे हम हार्डली चेंजेस करते हैं, जिससे लैंग्वेज के यूजेस जानते हैं, इसे हम लैंग कहते हैं। तो लैंग एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और पैरोल जो है वो एक इंडिविजुअली लैंग्वेज है। इन्हें ये पता होता है कि लैंग के अंदर ये सब कुछ आता है, तो वो इनमें से चीज़ों को यूज़ करता है अपने रियल लाइफ में। तो ऐसे अच्छे तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल ये है कि मैथ का टेबल है बेटा, आप इसको पढ़ लें और जब आप मार्केट में जाएंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी, तो आप इसे नहीं यूज़ करेंगे। आपको जितना यूज़ करना है उतना ही आप यूज़ करेंगे। और ये पैरोल है, छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे आपने लैंग के थ्रू पढ़ा था, समझा था और आपने यूज़ किया था थोड़ा सा जितना आपको ज़रूरत थी। और पैरोल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसे आम आदमी परफॉर्म करता है। इसे पढ़ने के बाद तो ये हो गया कि लैंग और पैरोल का कॉन्सेप्ट। अब नोम चोम्स्की एक आदमी थे, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इन्होंने इसे कि कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस कहकर इन्होंने लैंग को कॉम्पिटेंस कहा है, यानी कि कॉम्पिटेंस लैंग जो है कॉम्पिटेंस के बराबर है, जहाँ एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी पोटेंशियल होनी चाहिए। जैसे कि आप कहीं आप लोग स्पीच करते हैं तो आप लोग एक दफ़ा ही सब कुछ नहीं बोल देंगे, जितना आपने सोचा है हमें कुछ ना कुछ उससे हम लोग कम ही बोलते हैं। बाद में अगर आप लोग फिर स्पीच को रीड आउट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ मतलब इसमें से स्किप कर दिए। तो लैंग एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और पैरोल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। और फिर बेटा फर्डिनेंड डी सॉसर ने जो दूसरा मूव्स वो अपनाया वो था रिलेशन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज के ऊपर, जहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो वर्ड एग्जिस्ट करते हैं ये सब एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, यानी जो वर्ड है इसने अपना मीनिंग रिक्वायर किया है। वो इसलिए इसने रिक्वायर किया है क्योंकि दूसरे जो वर्ड्स हैं इन्होंने अपने मीनिंग एक्वायर किए हैं, दोनों एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट में है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। समझ लीजिए एक वर्ड है कैट, इस तरह दूसरे
ऑपोजिट वर्ड हैं, जैसे बेटा हैट हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया, ये सब जो वर्ड्स प्रोनाउंस होंगे वो बिल्कुल सेम साउंड होंगे। कैट का जो साउंड प्रोनाउंस करते हैं वो डिफरेंट है बैट से और हैट से। ये सेंस इसलिए करता है क्योंकि इसका राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये कहना चाहिए कि ये एक वर्ड तब ही मीनिंगफुल बनते हैं जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है। इसकी बाउंड्री अपोजिशन वर्ड जो है ना वो डिफरेंट होती है इनसे, वो ये बताना चाहते हैं। फिर इनका एक और थर्ड वाला बेटा जो मूव था वो आर्बिट्री था। आर्बिट्री का मीनिंग बेटा होता है समथिंग बट नॉट नेचुरल के ऊपर। बेटा समझ लीजिए कि एक वर्ड है तो इस वर्ड के ऊपर जो मीनिंग है वो नेचुरल नहीं है, मतलब क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। जब एक वर्ड को बार बार यूज़ किया जाए रिपीटली एक ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पर, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल बार बार हम लोग यूज़ करते हैं और हम लंबे अरसे तक करते हैं और फिर वो फैल जाता है, तो इसका मीनिंग ही बेटा मिलता है। एक वर्ड है कैट, तो इसका मतलब कैट ही क्यों होना है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, इन्होंने एक जानवर को देखा बेटा और इसका नाम रख दिया कैट, और जब ये लोगों में फैलता गया तो बहुत बार यूज़ करते करते इसका नाम पड़ गया जानवर। हम लोगों ने नाम दे दिया बेटा कैट को। अब इस कैट को अगर हम किसी भी सेक्टर में जाकर पूछते हैं कैट का मतलब, तो वो इन्हें नहीं पता होगा कि ये किस सेंस में कैट का नेम पूछ रहे हैं। तो वो जब कैट का मतलब उनके सामने नाम लिया जाएगा तो वो बोलेंगे कि इसका मतलब है बिल्ली। तो अलग अलग जगहों पर डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट हिस्ट्री यूज़ की गई है बेटा जानवर को देखकर, इंटरप्रेट किया गया है बेटा। और जैसे कि इस जानवर को देखकर लैंग्वेज बनाया गया है, इसी हिसाब से इसको एक वर्ड को मीनिंग दिया गया है। हर जगह एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है बेटा, इसीलिए कैट का मतलब एक 4 पाँव वाला जानवर ही नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। वो लोगों पर डिपेंड करता है, अलग अलग जगह के लोग किस तरह जानवरों को इंटरप्रेट करते हैं। अब हम लोगों से इसे नाम दिया गया बेटा, अब हमें लोगों ने ही इसे नाम दिया गया है कैट, तो इसलिए फैला गया कैट के तौर पर। ह्यूमंस हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी मीनिंग है वो नेचुरल नहीं है क्योंकि वो क्रिएट किया गया है। ह्यूमंस लोग हमें एक और चीज़ भी को नाम बता देते हैं कि वो चीज़ नेचुरल नहीं है। और फिर इसी कॉन्सेप्ट से आगे निकलते हैं बेटा सिग्निफायर और सिग्निफाइड वर्ड जो है। अब बेटा सिग्निफायर क्या होता है, इसके साथ मीनिंग कनेक्टेड होता है वो सिग्निफाइड। जब ये दोनों वर्ड सिग्निफायर और सिग्निफाइड जुड़ जाते हैं तो ये साइन बनते हैं। तो सिग्निफायर का क्या मतलब है बेटा और सिग्निफाइड का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बेटा जो सिग्निफाइड है एक वर्ड है, फिर इसका जो साउंड होता है इसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। और जो मेंटल कॉन्सेप्ट इस साउंड को सुनने के बाद या फिर इस साउंड को पढ़ने के बाद जो हमारे दिमाग में बनता है, जो हमारे मेंटल इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होता है वो सिग्निफाइड है। समथिंग बेटा अगर आप एक वर्ड पढ़ते हैं एप्पल तो वो सिग्निफायर है, और एप्पल पढ़ने के बाद जो हम लोग इमेज बनाते हैं वो हो गया सिग्निफाइड। अलग अलग जगहों के लोग जब हम लोग ये वर्ड पढ़ेंगे तो अलग अलग इमेज क्रिएट होगी। समझ लीजिए बेटा कश्मीर का एक बंदा है, जब वो एप्पल का वर्ड पढ़ेगा तो उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा ग्रीन एप्पल। तो दूसरी जगह पर हम लोग एप्पल का नेम पढ़ेंगे तो हम लोग हमारे दिमाग में मतलब इमेज क्रिएट होगा रेड एप्पल। इसी तरह हम लोग किसी और मतलब किसी और लोगों के सामने हम लोग एप्पल का नेम लेते हैं तो क्या पता उनके दिमाग में येलो वाला एप्पल क्रिएट हो, इमेज क्रिएट हो। तो ये डिपेंड करता है बेटा आपका जियोग्राफिकल और इसकी हिस्ट्री क्या कह रही है।
इसकी कन्वेंशन क्या कह रही है, इस वर्ड को लेकर यहाँ पर यही समझना चाहते हैं, डिसॉसर यही समझाना चाहते हैं। हर वर्ड के पीछे इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक पैटर्न होता है, ये समझना चाहिए कि इसके साथ एक टर्म जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है बेटा सिनोनिक लिंग्विस्टिक और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरोनिक लिंग्विस्टिक क्या होता है। डायरोनिक लिंग्विस्टिक जब हम एक डाटा को एनालाइज करते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो हिस्ट्री में कोई और मीनिंग था और अब कोई और आ गया है, तब हम इसे डायरोनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। बेटा अब आ जाएगा सिनोनिक लिंग्विस्टिक। बेटा सिनोनिक लिंग्विस्टिक क्या होता है, जब हम एक डाटा को एक पर्टिकुलर टेक्निक में एनालाइज करते हैं, तो चाहे वो पास्ट का हो या फिर प्रेजेंट का, हम लोग उसी थ्रू हम लोग उनको एनालाइज करते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये प्रेजेंट क्या है या पास्ट क्या है। तो वो बेटा हो जाएगा सिनोनिक लिंग्विस्टिक। आई होप सो कि आप लोगों को बेटा स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट की इजीली समझ आ गई होगी। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।